न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, माता अहिल्याबाई होलकर, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा बुद्ध, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के शहादत दिवस पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, खंड खंड समाज को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई बाला प्रसाद कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित भागीदारी पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगापार भाई सुनील प्रजापति जी, जिला उपाध्यक्ष भाई श्रीकांत प्रजापति जी, भाई विनोद प्रजापति जी और बड़े ही अजीज साथी भाई सोनेलाल पटेल जी, सतेंद्र कुमार प्रजापति जी, रविंद्र प्रकाश जी, रमाशंकर जी, महेंद्र कुमार जी, रामकिशोर प्रजापति जी, भाई रमेश यादव जी, डॉक्टर एस के विश्वकर्मा जी और भाई राजेश प्रजापति जी और यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें, पिता के बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी को, भाई सुनील जी को, विनोद जी को, श्रीकांत जी को, जिन लोगों ने मेहनत करके आज यहाँ पर रामचंद्र विद्यार्थी जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में समाज को जागरूक करने के लिए जो कार्यक्रम रखा, एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। ये बताओ, ताली बजाओ में तो रुपया नहीं लगा था ना, तथा जोरदार ताली बजाइए भाई। देखिए, जो काम करता है तो उसके लिए ताली बजाना चाहिए, बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए। देखिए, किसी महापुरुष ने कहा है कि जो समाज अपने महापुरुष के इतिहास को नहीं जानता वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों ने कभी रामचंद्र विद्यार्थी जी के बारे में सुना है? कभी उनके बारे में पढ़ा है? न तो सुना है न तो पढ़ा है, क्योंकि सुनाने वाले कोई थे नहीं, अब पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने लिखा नहीं, तो हम उनके बारे में जानेंगे कैसे। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में हम आज आपके इस फूलपुर के विधानसभा में ही कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। आज ये कार्यक्रम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में, आपका पड़ोसी राज्य बिहार है 38 जिलों में, आपके गुजरात में, आपके मध्य प्रदेश में, भारत के 8 राज्यों में जहां जहां पार्टी सक्रिय है, सारे देश में रामचंद्र विद्यार्थी जी का शहादत दिवस भागीदारी पार्टी का एक पदाधिकारी मनाने का कार्य कर रहा है। दुख तो इस बात का होता है कि प्रजापति समाज में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया और जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, आपके देश का कोई भी नेता उनकी न तो जन्म दिवस मनाने का काम करते हैं और न तो उनके पुण्यतिथि मनाने का काम करते हैं। तो किस बात का है? आज शहादत दिवस है, भाजपा की सरकार है डबल इंजन की, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन भाजपा के किसी नेता के आईडी पर आप रामचंद्र विद्यार्थी जी को
पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नहीं देखेंगे। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी का नेता आज इनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य नहीं कर रहा है, पुण्यतिथि मनाने का कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह समाज एकजुट नहीं है। एक ऐसा होनहार बालक जिसका जन्म 1 अप्रैल 1929 ईस्वी को आपके बगल देवरिया में, जो लगभग वहां से दूरी नेपाल की बहुत ज्यादा नहीं रहती है, सिद्धार्थनगर उसके बाद नेपाल आ जाता है, देवरिया में जन्म होता है। रामपुर कारखाना एक गांव है। उनकी माता जी मोती रानी थी और पिता उनके बाबूलाल प्रजापति जी थे। और वो बालक जन्म लेता है उस घर में, और इतने होनहार बालक, जब वो बालक कक्षा 7वीं में पढ़ रहा था तो उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य रावत जी ने उस समय 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में सबसे कम उम्र में शामिल होने वाला किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति था तो कुम्हार समाज का बेटा था, जिसका नाम रामचंद्र विद्यार्थी था। जब प्रधानाचार्य जी ने पूछा कि देवरिया के जो कचहरी है, चूंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, देश की जनता बड़ी त्राहिमाम थी। आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, और आज ही के दिन 30 मिनट की फिल्म बनी है रामचंद्र विद्यार्थी जी पर, 30 मिनट की फिल्म बनी है। आज रविवार है और आज इनके पुण्यतिथि पर वह फिल्म प्रसारित हो रही है। अब मात्र 10,000 की लागत में फिल्म बनाई गई है। उस समय आप लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि ब्रिटिश की जो हुकूमत हुआ करती थी, इस देश की आम जनता कितना परेशान थी। लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। और जब बच्चा 7वीं में पढ़ रहा था, 13 तारीख को जब विद्यालय में बैठक होती है, प्रधानाचार्य जी ने कहा कि देवरिया के कचहरी पर कोई ऐसा बालक है जो झंडा लगाने का काम करेगा, तो उस क्लास में पढ़ने वाले, क्लास की तो बात छोड़ दीजिए, उस विद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा तैयार नहीं हुआ। और सबसे पहले आगे डट कर आए तो रामचंद्र विद्यार्थी जी आए और उन्होंने कहा कि इस कचहरी पर सबसे पहले अगर झंडा फहराने वाला कोई व्यक्ति होगा और टोली का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो तो रामचंद्र विद्यार्थी होगा। और जब देवरिया तो उस कचहरी के प्रांगण में जब उन्होंने 14 अगस्त को झंडा फहराया, तो ब्रिटिश हुकूमत जो उस समय थी, ब्रिटिश के जो पुलिस कर्मचारी थे, उन लोगों ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चलाई और 14 अगस्त 1942 को वो बालक देश के लिए शहीद हो गया। मैं तो उनकी किताब पढ़ता हूं तो कभी कभी आंखों से आंसू आते हैं। जब वो बालक 13 तारीख को सुबह उठता है, अपनी मां का पैर छूता है और मां से कहता है कि मां मैं जा रहा हूं, शाम तक घर वापस जरूर आऊंगा। लेकिन उसकी मां को पहले से अंदेशा हो गया था, वो उनको घर से नहीं जाने दे रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मां, इस देश की आन बान सम्मान की लड़ाई है और मुझे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि मैं विद्यालय में कहकर आया हूं कि देवरिया के कचहरी के प्रांगण में अगर कोई झंडा फहराने का काम करेगा, पूरी टोली का नेतृत्व करने का काम करेगा, तो मैं हूं। और 14 अगस्त 1942 को उस बालक ने इस देश की आन बान शान के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय इतिहास में 13 वर्ष की अल्पायु में कोई बालक अगर शहीद होने वाला किसी जाति धर्म का व्यक्ति है तो कुम्हार समाज का है, जिसका नाम रामचंद्र विद्यार्थी है। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसे बालक के इतिहास को लिखने का कार्य नहीं किया। 4 भाई थे और सबसे ज्यादा विलक्षण की प्रतिभा अगर किसी में थी तो रामचंद्र विद्यार्थी में थी। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने बीड़ा उठाया है, भागीदारी पार्टी का एक एक पदाधिकारी ने यह कसम खाया
कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को ऐरावत पातालपुरी में लेकर जाता है तो बजरंग बली जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पाताल से निकाल कर लेकर आते हैं। उसी प्रकार से भागीदारी पार्टी का एक एक पदाधिकारी माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति के नेतृत्व में यह कसम खाया है कि कुम्हार समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनके इतिहास को पाताल से निकालकर धरातल पर स्थापित करने का काम किया जाएगा। मित्रों, ये काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई किसी जाति व्यवस्था की नहीं है, किसी धर्म व्यवस्था की नहीं है, लेकिन एक समस्या है कि भारत एक ऐसा देश है, लोग कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं मानता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जब मां बेटे को जन्म देती है तो पहली मोहर उस पर किसकी लगती है? जाति की लगती है। उसके बाद बेटा बड़ा होता है, तमाम दैनिक क्रियाएं करता है। ये जो वर्तमान की सरकार है, तहसीलों पर थप्पा मारकर देते हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तुम फला जाति के। इसलिए जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक लोग प्रताड़ित होते रहेंगे। आज जितनी भी पार्टियां हैं जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं, सब कुछ जाति आधार पर होता है। लेकिन हम लोग भागीदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं कि आजादी के 76 साल बाद जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गई हैं, जिनकी आज तक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी और भागीदारी दिलाने के लिए भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही इस देश में संघर्ष करने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। मित्रों, 11 अक्टूबर 2017 से लेकर आज तक भागीदारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो परचम लहराने का कार्य किया है मित्रों, आज तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आओ हम सब उपेक्षित जाति के जो लोग हैं एकजुट होकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने का काम करें, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी देने वाला कोई नहीं आएगा। आपको अगर अपनी भागीदारी लेना है, अपने बेटा बेटी को जो पढ़ लिख कर बेचारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको अगर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर बनाना है तो आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। इसलिए हम पिछले 5 साल से पूरे देश में घूम घूम कर यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब तक आप दूसरे का डंडा और झंडा लेकर चलेंगे, ये जितने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े गए लोग हैं जो आजादी के 76 साल बाद केवल वोट देने का काम करते हैं, यहां जितने हमारे भाई बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चुनाव आता है, आप वोट दे देते हो, वोट देने के बाद आपको कुछ मिलता है क्या? कोई आपकी भागीदारी देता है क्या? आपके घर में जो नौजवान बेटा बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कहीं कोई जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न हो जाता है, लूट, हत्या, बलात्कार हो जाता है तो आपका थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। बोला सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं? फिर आप क्या करते हो कि 10,000 रुपया जेबा में डालते हो, सोचते हो कोई छोटा नेता मिल जाए, हमारा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। आप ये चाहते हो, भागीदारी पार्टी आपको ताकत देना चाहती है। हम चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े गए लोग हैं, कुशवाहा, प्रजापति, पाल, बिंद, केवट, मल्लान, निशान, भगवान, मछुआरा, गलती, तेली, नट, पुजार, पुजरा, खटी, ढोल, फांसी, जो तमाम उपेक्षित जातियां हैं, सारे लोग एकजुट होकर क्यों ना हम लोग अपनी लड़ाई लड़ाई। चुनाव आता है, वोट दे देते हो, लेकिन जब आप हिस्सेदारी की बात करते हो तो आपके जवान को चुप करा दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन भागीदारी पार्टी आपके हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल को लेकर लड़ रही है। जब मैं सरकार में था, सरकार से मांग करता था, हमने एक बार कहा, हम कहा भाई ये बताइए, जब इसके पूर्ववर्ती जब अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो आप लोगों को याद होगा कि 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता था कि नहीं मिलता था? उसमें से कुछ लोग पाते थे,
कुछ लोग नहीं पाते थे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज इस महंगाई में 1000 रुपया में किसी का काम चलेगा क्या? 1200 रुपया का तो गैस सिलेंडर हो गया और ये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन भागीदारी पार्टी ने कहा, हमने सरकार से कहा, सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में ज्ञापन देने का कार्य किया। अभी 17 तारीख को तैयारी है, 17 तारीख को देखिएगा उत्तर प्रदेश में खेला हो गए। 75 जिलों से ज्ञापन जा रहा है, आपके बिहार से 28 जिलों से ज्ञापन जा रहा है। हमारी सरकार से केवल इतनी मांग थी, जब मैं सरकार में था हमने कहा भाई कुछ मत करिए। देखा भाई, गरीब केवल वोट देने का मशीन न है कि चुनाव आ जाए वोट देना, हिस्सेदारी मत मांगे। अगर हिस्सेदारी मांग लिया तो भाई देखा गड़बड़ कर दिया। हमने कहा कि सबसे पहला काम ये मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद कर दीजिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराइए। भाई देखा, सरकार के पास बड़ी रुपया है, तो हम लोग के जानकारी ना हो, बीजेपी अमृत महोत्सव मना रही है। झंडा लगाने के अभियान में एक एक प्रधान के खाते में 4000 रुपया दिए हैं कि अपने गांव में चाप के तू से झंडा लगाओ। भाई देश का सम्मान हम लोग भी करते हैं। भाजपा ने एक बार और ट्राई किया था, कोरोना में खूब थाली वाली घंटा उंटा बजाए थे। मोदी जी देख रहे थे कि इस कोरोना में इतनी प्रताड़ित होने के बाद भी इस देश की जनता हमारे पक्ष में है कि नहीं है, हमारी बात मानती है कि नहीं मानती है। अब पूरा देश घंटा बजाया, बोला तब मोदी जी ने कहा कि भाई ये तो मेरा मैजिक कायम है। आइए हम बार अमृत महोत्सव मना रहे हैं, झंडा लगवा रहे हैं कि देखा यार मेरा मैजिक अभी कायम है कि नहीं कायम है, क्योंकि 2024 आ रहा है। भाजपाई झंडा बेच रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में चल रहा था, कार्यकर्ता कार्यालय में बैठकर झंडा बेच रहे हैं। अब प्राइमरी के टीचर बच्चों को कह रहे हैं कि 15-15 रुपया घर से ले आए तब एक झंडा मिले। बोला ये अपना मैजिक देख रहे हैं। तो हमने कहा बड़ा रुपया है, पूरे प्रदेश का सर्वे कराओ, अच्छे लोगों की मतदाता सूची में नाम है, अच्छे बेरोजगार है, जो वोट तो दे देता है लेकिन वोट देने के बाद उसको कुछ मिलता नहीं है। ऐसे बेरोजगारों की एक सूची बनाओ, अब पूरे प्रदेश में कैबिनेट से एक कानून बनाकर पास करो कि जो बेरोजगार है वोट देने का काम करता है, ऐसे बेरोजगारों को 5000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लागू करो, जिसका नाम रखो मतदाता पेंशन। बोला अगर ऐसा व्यवस्था देश में हो जाए तो सही रहे कि ना सही रहे? बहुत सही। भाई देखा 1000 अखिलेश जी देते थे तो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। तो भाई हमारा बात तो मोदी जी 1200 रुपया में गैस सिलेंडर कर दे रहे हैं, तो 1000 में तो काम चलेगा नहीं। लेकिन जिसकी मैंने मांग किया, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन सरकार आपको देना नहीं चाहती है। सरकार कह रही है इन्होंने जो गरीब हैं, अगर इकरे घरे में 4 लोग बेरोजगार हैं तो इन्होंने के घरे में 20,000 रुपया जाए, और जब 20,000 रुपया जाए तो इन्होंने अपने लड़कन का जलन के पढ़ावे लिखावे लगी, और जब इनके लिए बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा पढ़ने लगेंगे, तो इन्होंने धूप में खड़ा होकर वोट नहीं देंगे। इसलिए बीजेपी मतदाता पेंशन नहीं लागू करना चाहती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी वोट से, आपकी वोट से, आपकी वोट से, हमारी वोट से, हमारी आपकी वोट से कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरा कौन? मंत्री विधायक सांसद आजीवन पेंशन ले रहे हैं। यानी वोट हमारी, ताकत हमारी, आजीवन भर का सुख सुविधा कौन ले रहा है? तीसरा व्यक्ति, मंत्री विधायक सांसद। तो हमने कहा भाई अगर वोट गरीबों की है तो पेंशन गरीबों की होनी चाहिए, न कि मंत्री विधायक
सांसद की होनी चाहिए। बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? ये भागीदारी पार्टी चाहती है। अब देखा उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनावे में लगे रहे, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन सरकार बन नहीं पाई। और जब सरकार नहीं बन पाई तब भाई देखा सब मामला गड़बड़ होगा। अगर सरकार बन गई होती तो 5,000 रुपया मतदाता पेंशन लागू करके गरीबों को देने का काम भागीदारी पार्टी का नेता करने का कार्य करते हैं मित्रों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 16 तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, भाजपा का तो आप लोग पढ़े होंगे, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, घोषणा पत्र, भाजपा का घोषणा पत्र पढ़े होंगे ना। भाजपाई कहे थे कि अगर हमारी सरकार 2022 में बनाओगे तो 1 से लेकर 16 तक की शिक्षा फ्री देंगे। हम सरकार में थे तब से लड़ रहे हैं। आप बतावा 2.0 का कार्यकाल शुरू हो गया, आज तक 1 से लेकर 16 तक की शिक्षा किसी गरीब को दिया जा रहा है क्या? बोलो। भागीदारी पार्टी ये मांग कर रही थी, हमारी सरकार बनी होती तो ये करके दिखाते कि 1 से लेकर 16 तक की शिक्षा, प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसके बेटा बेटी को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम भागीदारी पार्टी, भागीदारी सर्कल मोर्चा करने का कार्य करेगा मित्रों। अच्छा ही बताओ, जो बेचारा गरीब है, किसी जाति धर्म का व्यक्ति है, जो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, अगर ऐसे बच्चों को चिन्हित करके फ्री शिक्षा दिया जाए देश में, तब बोला सही रहे कि ना सही रहे? कितने लोग चाहता कि सही रहे? तो ये भागीदारी पार्टी चाह रही है। और तो भागीदारी पार्टी जानते हैं और क्या चाह रही है, आज गांव में चले जाइए तो जो प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी में अमीर का बेटा पढ़ता है कि गरीब का बेटा पढ़ता है? बोला गरीब का बेटा। गरीब का बेटा प्राइमरी में क से कंप्यूटर पढ़ता है और अमीर का बेटा कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ता है ना। भागीदारी पार्टी ने कहा, हम सरकार में थे तो लड़ते थे कि भाई देखो जो गरीब है बेचारा, उनके बेटा बेटी को कक्षा 1 से, जो प्राइमरी में पढ़ रहे थे, कि कक्षा 1 से लेकर 16 तक की जो शिक्षा दी जा रही थी मुफ्त, वो तो रहेगा ही। उसके साथ साथ जो प्राथमिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज गांव की स्थिति बड़ी खराब है। भाई देखो, सारे लोग तो रुपया पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, कि सारे कमा रहे हैं? सारे लोग नहीं कमा रहे हैं। जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, वो तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा ले रहा है। हम लोगों ने कहा कि जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है, वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू करो, ताकि अमीर का भी बेटा, गरीब का भी बेटा एक शिक्षा अर्जित कर सके। अगर एक देश है, एक राष्ट्र है, एक प्रधानमंत्री है, तो शिक्षा प्रणाली भी एक होनी चाहिए। किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है, वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू कर एक समान शिक्षा करने का कार्य होना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है कि गरीबों की व्यवस्था अलग हो, अमीरों की व्यवस्था अलग हो। लेकिन अगर इस देश में भागीदारी पार्टी की आगामी अगर कभी सरकार बनी, तो शिक्षा प्रणाली की एक व्यवस्था लागू करने का काम भागीदारी पार्टी करेगी। और तो और मित्रों, हम लोग चाहते हैं, देखा आपका पड़ोसी राज्य बिहार है, बिहार में शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है, आंध्र प्रदेश में शराब बंद है, केरला में बंद है, कर्नाटक में बंद है, भारत के 12 राज्यों में शराब बंद है। अब बोला उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो के चाहे कि ना हो के चाहे?
अच्छा, कितने लोग चाहता है कि शराब बंद हो के चाहे? अब देखा जे पियत हो तो मने मन करिए तो कि यार बढ़िया मोर्चा खोल दिए हैं भागीदारी पार्टी वाले। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो। उत्तर प्रदेश में शराब बेचने के लिए मोदी और योगी जी 2 विभाग चलाते हैं, एक मद्यपान निषेध विभाग, एक आबकारी विभाग। मद्यपान निषेध विभाग कहता है कि शराब पीना विष से भी भयंकर है, शराब मत पियो, शराब पीने से व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और आबकारी विभाग कहता है कि जिसके पास माल ज्यादा हो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें शराब बेचने का लाइसेंस देते हैं। आप बताओ आखिर इस प्रदेश में 2-2 व्यवस्था क्यों? आप बताओ, जो गरीब 200, 300, 500 रुपए की मजदूरी करता है, वो जब काम करके आता है तो शाम को उसको 200 रुपए का शराब चाहिए, 200 रुपया का मुर्गा चाहिए, 50 रुपए घट जाएगा तो चले जाएगा पड़ोसिया मांगने के लिए। अगर ये शराब बंद कर दिया जाए तो जो पैसा आप शराब पीने में खर्च करते हो, यही पैसा अगर अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने में खर्च करो तो आपका बेटा पढ़ लिख कर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बन सकता है। मित्रों, ये भागीदारी पार्टी चाहती है। आप बताओ, जिसके घर में जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका भाई जब शराब पीकर आता है, घर में अपनी महिलाओं को, बहनों को, बच्चों को मारता पीटता है, घर में अभद्रतापूर्वक व्यवहार करता है, कुछ घर की माताएं बहनों से पूछो कि आप उनके दिल पर क्या बीतती है। इसलिए भागीदारी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश से शराब बंद होना चाहिए। और तो और मित्रों, देखा भाई, भागीदारी पार्टी ने मन बनाया है कि फूलपुर लोकसभा जो आपका है, भाई हमारे ज्ञान सिंह प्रजापति जी खड़े हो जाइए। हम लोगों ने इनको प्रभारी बना, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए भाई। फूलपुर लोकसभा का ये हमारे भाई प्रभारी हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हम पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक से अपील करते हैं कि आपका भाई जीते हारे वो अपनी जगह है, एक बार हमको आपको अपने वोट की काउंटिंग कराने की जरूरत है। मैं एक सवाल